रात 2 बजे के करीब मेरी आंख खुल गई। कोई गाड़ी ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ बंगले के सामने रुकी थी और फिर उसके चंद सेकंड बाद ही कॉल बेल की आवाज गूंज उठी। लगता था जैसे कोई बार बार बेल का बटन दबा रहा हो और उसके साथ ही गेट भी धड़धड़ाया जाने लगा। मैं उछल कर बैठ गया। रिवॉल्वर भी मेरे हाथ में आ गया। मेरी नींद काफूर हो चुकी थी। शम्या भी जाग गई। उसके चेहरे पर एकदम खौफ के तासुरात फैल गए। मैं कमरे से बाहर आया तो शांता अपने कमरे से निकल रही थी। उसके चेहरे पर भी अनजाने से खौफ के तासुरात नुमाया थे। कॉल बेल बजाने के साथ गेट अब भी जोर जोर से धड़धड़ाया जा रहा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। एक अनजाना सा खौफ मुझे भी अपनी लपेट में लेने लगा। गर्दन पर चींटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मेरे जहन में एक ही ख्याल था कि उन लोगों को पता चल गया है कि हम यहाँ छुपे हुए हैं और ऐसे वक्त पर रेड किया था कि भागने का मौका न मिल सके। यहाँ से भागने का वाकई कोई रास्ता नहीं था। इस बंगले के पिछली तरफ एक और 2 मंजिला बंगला था। मैंने शांता की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं हो रहा था। शम्या भी बिस्तर से उठकर मेरे साथ खड़ी हो गई। शांता दरवाजे के करीब पहुंच चुकी थी। मैंने शम्या को वहीं रुकने का इशारा किया और तेज तेज कदम चलता हुआ शांता के करीब पहुंच गया और दरवाजे की आड़ में खड़ा हो गया। मैं चूहे की मौत नहीं मारा जाना चाहता था। रिवॉल्वर मेरे हाथ में आ गया। उसमें 3-4 गोलियां थी और मुझे यकीन था कि मरने से पहले 3-4 को तो मार कर ही मरूंगा। शांता ने दरवाजा खोला और बाहर झांकते हुए पूछा, कौन है? उसके लहजे में हल्की सी थरथराहट थी। बाहर से कुछ कहा गया जिसे मैं नहीं सुन सका। शांता ने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। मैं रिवॉल्वर लिए दरवाजे की आड़ में खड़ा रहा। एक लम्हे को मेरे जहन में ये ख्याल भी आया था कि डॉक्टर शांता ने हमें फंसाने की कोशिश तो नहीं की, लेकिन इस ख्याल को जहन से झटक दिया। वो ऐसा नहीं कर सकती थी। शांता के वापस आने में 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगा। उसके अंदर दाखिल होते ही मैंने सरगोशी में पूछा, क्या हुआ? कौन है बाहर? शांता ने भी सरगोशी की। बोली, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैं तो समझी थी कि उस राक्षस के आदमियों ने हल्ला बोल दिया है, मगर ये कुंवर रघबीर सिंह का बेटा है। कुंवर जी पर हार्ट अटैक हुआ है। तुम लोग अपने कमरे में जाओ, मैं गेट को बाहर से ताला लगाकर चली जाऊंगी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। शांता अपने कमरे में चली गई थी। मैं शम्या को लेकर अपने कमरे में आ गया और दरवाजा बंद कर लिया। हम शांता के बंगले में 3 दिन रहे। इस दौरान मैंने महसूस किया था कि ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं थी। रात को क्लिनिक बंद होने के बाद भी कोई न कोई यहाँ आता ही रहता था और किसी भी वक्त हमारा राज खुल सकता था। इसलिए मैंने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया और शांता को भी इस फैसले से आगाह कर दिया। शांता ने पूछा, कहाँ जाओगे? अलका के आश्रम? मैंने कहा, नहीं, फिलहाल वहाँ जाना मुनासिब नहीं समझता, कोई और जगह देखनी पड़ेगी। उसने कहा, वो लोग पागल कुत्तों की तरह तुम्हारी बू सूंघते फिर रहे हैं, तुम कहाँ जाओगे? मैंने उसकी बात काट दी। कहा एक जगह है मेरी नजरों में। मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ जाओ। वो जगह हमारे लिए ज्यादा महफूज रहेगी। मुझे अब भी ये इत्मीनान था कि बेला के अलावा कोई और मुझे नहीं पहचानता था और जाहिर है बेला 24 घंटे सड़कों पर तो नहीं घूमती रहती होगी जो मुझे देख ले। वैसे इन 3 दिनों के दौरान बेला के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। उस रात शम्या ने वोडका की आधी बोतल उसके पेट में उंडेल दी थी। वो पता नहीं किस हाल में थी। मेरे लिए मसला अब शम्या का था। उसको तो वो सब लोग पहचानते थे, उसे आसानी से शनाख्त किया जा सकता था, लेकिन बहरहाल थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही था। मैं शम्या को छोड़ भी नहीं सकता था। इसकी ये वजह नहीं थी कि मुझे उसकी जान प्यारी थी, बल्कि मैं उससे काम लेना चाहता था। उसकी छोटी बहन नागराज के आदमियों के हाथों कत्ल हुई थी। वो अपनी बहन का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस चक्कर में उसे अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मैं अगर शहर से निकलना चाहता तो मेरे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं थी। मेरे अंदर इतनी सलाहियत थी कि उन बदमाशों का घेरा तोड़कर निकल सकता था, मगर मैं यहाँ रहना चाहता था। अलका अग्निहोत्री मेरी मदद कर रही थी। मेरे जरिए नागराज से अपने पति का इंतकाम लेना चाहती थी और मैं इस आड़ में उस साजिश को बेनकाब करना चाहता था जो राजस्थान के उन पहाड़ों में मेरे वतन के खिलाफ हो रही थी, जहां से इंसानी बम तैयार करके सरहद पार भेजे जा रहे थे, जो मेरे शहरों में तबाही फैला रहे थे, बेगुनाहों को मौत के घाट उतार रहे थे। इसमें शुबा नहीं कि मैं भी जराइम पेशा था। पाकिस्तान में रहते हुए कानून की धज्जियां बखेरी थीं। कई लोग मेरे हाथों मारे गए थे। तवील अरसे तक नौजवान नस्ल के खून में जहर शामिल करता रहा था, लेकिन मैं था तो पाकिस्तानी। पाकिस्तान मेरी शनाख्त था। मैंने उसी मिट्टी में जन्म लिया था और उस मिट्टी की तासीर मेरे खून में शामिल थी। पाकिस्तान में कानून शिकन और जराइम पेशा होने के बावजूद उस सरजमीन की मोहब्बत को मैं अपने दिल से तो नहीं निकाल सकता था। इत्तेफाक से मैं एक ऐसी साजिश से वाकिफ हो गया था जिसने मेरे वतन और मेरे बहन भाइयों की सलामती को खतरे में डाल रखा था, और इस घिनौनी साजिश से वाकिफ होने के बाद मैं उससे लाताल्लुक तो नहीं रह सकता था। अलका इस साजिश के बारे में बहुत कुछ जानती थी और वो सब कुछ मैं उस सूरत में मालूम कर सकता था जब उसके शौहर का इंतकाम लेने के लिए उसकी मदद करूं।
उसके बाद मैं यहाँ से निकल जाता। मैंने दूसरों की जंग शुरू कर दी थी, लेकिन इसमें मेरा भी मफाद था। उस रात 9 बजे के करीब हम शांता के बंगले से निकले। छमिया ने शांता की एक साड़ी पहन रखी थी और मेकअप की आड़ में चेहरे का हुलिया कुछ इस तरह बिगाड़ा था कि उसे पहली नजर में शनाख्त नहीं किया जा सकता था। बालों का स्टाइल भी उसने किसी हद तक बदल लिया था। हम दोनों शांता की फिएट की पिछली सीट पर थे और शांता ने स्टीयरिंग संभाल रखा था। मैंने शांता से कहा था कि वो हमें अचालगढ़ के इलाके में किसी जगह उतार दे। कार मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ती रही। शांता ने कार एक सड़क पर मोड़ते हुए कहा, अचालगढ़ यहाँ से शुरू हो जाता है, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने बाहर देखते हुए जवाब दिया, बस यहीं रोक लो। कार चंद गज आगे जाकर रुक गई। मैं और छमिया नीचे उतर आए। शांता ने वहीं से यू टर्न लिया और वापस चली गई। उस सड़क पर इक्का दुक्का गाड़ियों की आमदोरफ्त थी। मैं वहीं खड़ा इधर उधर देखने लगा। मैं ये अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे किस तरफ जाना चाहिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। छमिया ने पूछा, क्या गड़बड़ है, कहाँ जाना चाहते हो? मैंने कहा, अचाल शिवा मंदिर, मगर रास्ता समझ में नहीं आ रहा। छमिया ने कहा, मेरे साथ आओ, मैं बताती हूँ। उस सड़क पर तकरीबन 1 फरलांग का फासला तय करने के बाद हम एक और सड़क पर मुड़ गए जो बतदरीज बुलंदी की तरफ जा रही थी। ये रिहायशी इलाका था, कहीं कहीं कोई दुकान भी नजर आ जाती। हम लोगों से दूर रहकर आगे बढ़ते रहे और फिर जैसे ही एक और सड़क पर घूमे, रास्ता मेरी समझ में आ गया। ये वही सड़क थी जिस तरफ मैं पहले रोज रात के वक्त एक औरत की कार छीन कर आया था और इस सड़क पर आगे जाकर कार का पेट्रोल खत्म हो गया था। बहुत आगे बुलंदी पर अचाल शिवा मंदिर की बत्तियां नजर आ रही थीं। उस सड़क पर पैदल लोगों की आमदोरफ्त भी थी। ज्यादातर लोग सामने से आ रहे थे, जिनमें औरतें भी थीं और बच्चे भी, और गालिबन ये वो लोग थे जो अचाल शिवा मंदिर की यात्रा से वापस आ रहे थे। मैं उस जगह पहुंच कर रुक गया जहां रात मेरी कार खराब हुई थी और ताकुब करने वालों ने मुझे घेरने की कोशिश की थी। उस वक्त सामने से एक मोटरसाइकिल आ रही थी। मैं छमिया के साथ सीधा चलता रहा। मोटरसाइकिल हमारे करीब से गुजर कर दूर पहुंची तो मैं छमिया का हाथ पकड़कर सड़क की ढलान पर झाड़ियों में उतरता चला गया। छमिया चीख उठी, अरे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, खामोशी से चलती रहूं। उसकी साड़ी बार बार झाड़ियों में उलझ रही थी, लेकिन मैं उसे खींचता हुआ दौड़ता रहा। मुझे अंदेशा था कि अगर सड़क पर किसी ने देख लिया तो अच्छा नहीं होगा। हम झाड़ियों से निकलकर उस मकान के सामने पहुंच गए जो दरअसल मंदिर ही का एक हिस्सा था और मंदिर में आमदोरफ्त के खुफिया रास्तों के तौर पर इस्तेमाल होता था। मैं जीन्स की जेब में चाबी टटोलने लगा। छमिया ने इधर उधर देखते हुए पूछा, ये किसका मकान है? मैंने जेब से चाबी निकालते हुए कहा, पूरे माउंट अबू में हमारे लिए ये सबसे महफूज जगह है। मुझे यहाँ से गए हुए कई रोज हो चुके थे। अगरचे मंदिर के पंडित ने चाबी देते हुए कहा था कि मैं जब भी आऊंगा अंदर दाखिल होने में मुझे कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी, लेकिन न जाने मेरे जहन में ये ख्याल क्यों आ रहा था कि अंदर से बोल्ट न लगा दिया गया हो। मगर मेरा अंदेशा बेबुनियाद निकला। चाबी घुमाते ही दरवाजा आसानी से खुल गया। पहले मैंने छमिया को अंदर जाने का रास्ता दिया, फिर खुद अंदर दाखिल होकर दरवाजा बंद किया और दीवार टटोल कर बत्ती जला ली। उस वक्त पहली मर्तबा मैंने उस मकान का तफसीली जायजा लिया। 3 कमरे थे। एक सामने वाला यही कमरा था जिसमें 3-4 कुर्सियां पड़ी हुई थीं। एक बेडरूम के तौर पर आरास्ता था जिसमें 2 चारपाइयां थीं। तीसरे कमरे में 2-3 कुर्सियां और जरूरत की कुछ और चीजें भी पड़ी हुई थीं। एक छोटा सा किचन और बाथरूम भी था। किचन में जरूरी बर्तन तो मौजूद थे, मगर खाने पीने की कोई चीज नहीं थी। छमिया भी मेरे साथ साथ घूम रही थी। आखिर में हम दोबारा बेडरूम में आ गए। यहाँ चारपाइयों के बीच में एक पुरानी सी तपाई पड़ी थी और दरवाजे वाली दीवार के साथ 2 कुर्सियां भी रखी हुई थी। दीवार पर इंटरकॉम सेट भी लगा हुआ था। मैंने इंटरकॉम का रिसीवर उठा लिया और जहन पर जोर देते हुए याद करने की कोशिश करने लगा कि उस पंडित ने मुझे कौन से नंबर प्रेस करने को कहा था। आखिरकार मुझे वो नंबर याद आ गए और मैंने बटन दबा दिए। 003। तकरीबन 1.5 मिनट के बाद दूसरी तरफ से कॉल रिसीव की गई। आवाज किसी औरत की थी। मैंने अंधेरे में तीर मारा, ललिता। दूसरी तरफ से पूछा गया, हाँ मैं ललिता हूँ, तुम कौन? मैंने कहा, मैं वही हूँ जिसने चंद रोज पहले इत्तेफाकिया तौर पर तुम लोगों से मुलाकात की थी और तुम लोगों ने मुझे छोटे मकान से रुखसत किया था और तुम्हारे पंडित ने मुझे इस मकान की चाबी भी दी थी। मैंने उसे तफसील से याद दिलाया कि मैं कौन हूँ। नाम इसलिए नहीं बताया कि उस रात हमारा तारुफ नहीं हुआ था। उसकी आवाज आई, नाजी। मैं उसके मुंह से अपना नाम सुनकर चौंक गया। कहा, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? वो बोली, नागराज के आदमी तुम्हें तलाश करते फिर रहे हैं। 3-4 दिन पहले तुमने बेला के साथ जो कुछ किया है वो भी सबको पता चल गया है। बेला के जरिए तुम्हारा नाम पूरे माउंट अबू के रहने वालों को मालूम हो गया है। और वो लड़की कहाँ है जो तुम्हारे साथ भागी थी? क्या नाम है उसका? हाँ, छमिया। मैंने कहा, वो भी मेरे साथ है। तुम अपने गुरु के साथ यहाँ आ रही हो या मैं आऊं? उसने कहा, तुम वहीं रुको, रास्ता भूल जाओगे, मैं गुरु को लेकर आती हूँ। मैंने कहा, ठीक है, मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। छमिया एक तरफ खड़ी उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मेरे होंठों पर खफीफ सी मुस्कुराहट थी।
मैंने कहा, जहन को मत उलझाओ, मुझे समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। वैसे मैं कोई ऐसी शय भी नहीं हूं कि आसानी से समझ में ना सकूं। मुख्तसर सी बात यह है कि नागराज मेरी जान का दुश्मन है। वो मुझे हर कीमत पर खत्म करना चाहता है। कई रोज से मुझे शहर में तलाश किया जा रहा है, लेकिन जहां मेरे कुछ ऐसे हमदर्द भी पैदा हो गए हैं जो मुझे अब तक उसकी पहुंच से दूर रखे हुए हैं। शम्या ने कहा, और ये बेला का क्या चक्कर है? उसे तुम कैसे जानते हो? मैंने कहा, बेला ही दरअसल वो नागिन है जो मुझे धोखे से नागराज के पास ले गई थी। मैं आदिनाथ मंदिर से भाग निकला था और किसी तरह इस मंदिर में पहुंच गया और इत्तेफाक से इस मंदिर के पुरोहित की खलवतगाह में दाखिल हो गया। राजदारी के वादे पर उसने मेरी मदद की और मुझे इस मकान के रास्ते से बाहर निकाल दिया। बाद में मुझे पता चला कि नागराज के 2 आदमी मेरी तलाश में इस मंदिर में घुस गए थे और उन्होंने मेरे बारे में पूछने के लिए एक पुजारी को अजियत देकर हलाक भी कर दिया था। ये वही मकान है जहां से मैं मंदिर से बाहर निकला था। उसने हैरत से कहा, तुम्हारा मतलब है ये मकान, यानी इस मकान का मंदिर से भी कोई ताल्लुक है? मैंने कहा, यह मंदिर सदियों पहले तामीर हुआ था। पुराने जमाने में राजाओं के महलों और मंदिरों में साजिशें होती रहती थीं। मंदिरों और महलों में जेर जमीन खुफिया रास्ते भी बनाए जाते थे। मैं तो इस मंदिर के सिर्फ एक ही खुफिया रास्ते से वाकिफ हुआ हूँ। मुझे यकीन है कि यहाँ और भी बहुत से खुफिया रास्ते और सुरंगें होंगी। छम्या बड़बड़ाई, पंडित भेरू सिंह इस मंदिर का पुरोहित है। बड़ा अय्याश सा आदमी है। एक दफा तो मैं भी उसके हाथ आते आते रह गई थी। मैं चौंक गया। कहा, ओह, इसका मतलब है कि वो तुम्हें पहचानता होगा। छम्या मुस्कुराई, बोली, नहीं, हमारा आमना सामना सिर्फ चंद सेकंड का था। मैं आशीर्वाद लेने आई थी। उसने मुझे घेरने की कोशिश की थी, मगर मैं उसे गच्चा देकर भाग निकली। हम बातें कर रहे थे कि अंदर की तरफ का दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। मैं उस कमरे से बाहर आ गया। पंडित भेरू सिंह ललिता के साथ सुरंग वाले दरवाजे से अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखते ही वो चिल्लाया, स्वागतम स्वागतम। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे हाथ मिलाया। बोला, हम आज तक नागराज की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सके थे, लेकिन तुमने उसे नचाकर रख दिया है। वो कड़ाई में फुल्की की तरह नाच रहा है। उसका कोई दुश्मन चंद घंटों से ज्यादा जिंदा नहीं रह सका, लेकिन तुम अब तक न सिर्फ जिंदा हो बल्कि उसके सीने पर मूंग दल रहे हो। मुझे विश्वास है कि तुम उसे झुकने पर मजबूर कर दोगे। वो खामोश होकर छम्या की तरफ देखने लगा। बोला, ये नारी कौन है? मैंने कहा, ये मेरे साथ है। भेरू सिंह एकदम मुझसे बेतकल्लुफ हो गया। उस रात अपना राज फाश हो जाने के खौफ से मेरी मदद करने पर मजबूर हुआ था और अब वो नागराज की वजह से मेरा साथ देने को तैयार हो गया था। वो बोला, ये जगह तुम लोगों के लिए मुनासिब नहीं है, मेरे साथ आओ। ललिता ने बाहर वाला दरवाजा अच्छी तरह चेक कर लिया और तमाम बत्तियां बुझा दी जो हमने जलाई थीं। हम सुरंगों में उनके साथ चलते रहे। मैंने कुछ देर के बाद ही महसूस कर लिया था कि हम किसी और रास्ते पर जा रहे हैं। तकरीबन 20 मिनट तक पेचोखम खाती हुई सुरंगों में से गुजरने के बाद हम मंदिर वाली पहाड़ी के दूसरी तरफ एक और बंगला नुमा खूबसूरत मकान में निकल आए। उसके सामने एक कुशादा और खूबसूरत लॉन भी था और बाउंड्री वॉल तकरीबन 12 फुट थी। बंगले के सामने एक तंग सा रास्ता था जो तकरीबन 1 फरलांग आगे जाकर सड़क से जा मिलता था। पंडित ने कहा, यहाँ तुम लोग आराम से रह सकोगे। मैं एक दासी को यहाँ भेज दूंगा जो तुम लोगों के लिए जल पानी का बंदोबस्त कर देगी। वो कहते हुए ललिता की तरफ मुड़ गया। बोला, ललिता तुम जाओ, इनके लिए जल पानी का बंदोबस्त करो, मैं इस पाजी से कुछ बातें करूं। मैंने कहा, पाजी नहीं, नाजी। पंडित भेरू ने कहा, हाँ हाँ वही। ललिता उसी खुफिया रास्ते में दाखिल हो गई और हम आलिशान नशिस्त गाह में बैठकर बातें करने लगे। छम्या लाताल्लुक सी बैठी रही और कुछ देर के बाद वो उठकर बंगले का मुआयना करने लगी। पंडित बोला, नागराज तो है ही राक्षस, पर शमशेर सिंह भी बड़ा पाखंडी है। वो उसका दस्ते रास्त है। उसे रास्ते से हटा दिया जाए तो नागराज की आधी ताकत खत्म हो जाएगी। मैंने उलझी हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। कहा, शमशेर सिंह कौन है? पंडित बोला, राणा शमशेर सिंह। शहर के 3 बड़े होटल उसकी मिल्कियत हैं। इसके अलावा बड़ी लंबी चौड़ी जायदाद बना रखी है उसने। 10 साल पहले यहाँ आया था तो मेरी तरह लंगोटी बांधे हुए था। फिर पता नहीं उसने ये सब कुछ कैसे बना लिया। नागराज को उठाने में उसका भी बड़ा हाथ है। मैंने कहा, मगर मैंने तो सुना है कि नागराज को किसी सरकारी एजेंसी की हिमायत हासिल है। मैंने जानबूझकर रॉ का नाम नहीं लिया। पंडित बोला, वो तो सभी जानते हैं, इसी वजह से बड़े बड़े नेता और मिनिस्टर भी उसे नमस्कार करते हैं। पर शमशेर सिंह का कांटा निकल जाए तो उसकी आधी ताकत खत्म हो जाए और आदिनाथ मंदिर हमारे कब्जे में आ जाए। मैं चौंके बगैर नहीं रह सका। गोया पंडित भी मुझे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। अब तक जिन लोगों को मैंने अपना हमदर्द पाया था उन सब का एक ही मकसद था। उन सब का मुश्तरका दुश्मन भी एक ही था, नागराज। और वो लोग मुझे उसके खिलाफ मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। खुद उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नागराज के खिलाफ कोई कदम उठा सकते और इत्तेफाक से मेरा दुश्मन भी वही था। इस बात का मुझे बखूबी अंदाजा हो चुका था कि नागराज इस शहर के लोगों के लिए हवा बना हुआ है।
उसकी शख्सियत ने उन सब को मुसख्खर कर रखा था और मुझे इस बुत को तोड़ना था। हम देर तक राणा शमशेर सिंह और कुछ और नामों के बारे में बातें करते रहे। तकरीबन 1 घंटे के बाद ललिता ही हमारे लिए खाना लेकर आ गई। उसके साथ एक और लड़की भी थी। उसकी उम्र 20 साल से ज्यादा नहीं होगी। ललिता और पंडित भेरू चले गए, लेकिन सुमित्री नाम की वो दासी हमारे पास ही रह गई। छम्या के चेहरे के तासुरात से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो सुमित्री से जलने लगी थी। ये बंगला मेरे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हुआ था। यहाँ मैं ऊंची 4 दीवारी के अंदर आजादी से घूम फिर सकता था और किसी की मुदाखलत का अंदेशा भी नहीं था। बरामदे में खड़े होकर सामने वाली पहाड़ियों का नजारा भी किया जा सकता था। इन पहाड़ियों पर कहीं कहीं कॉटेज और बंगले वगैरह भी दिखाई दे रहे थे। मुझे इस बंगले में रहते हुए 20 दिन गुजर गए। इस दौरान न तो मैं बाहर निकला था और न ही किसी जरिए से अलका अग्निहोत्री या शांता से राब्ता करने की कोशिश की थी। हो सकता है वो दोनों मेरे बारे में किसी और रंग में सोच रही हों। इन 20 दिनों में मेरी दाढ़ी और मूछें बेतहाशा बढ़ चुकी थीं। सर के बाल भी बढ़ गए थे। मैंने खास मकसद के तहत कई रोज से न तो दाढ़ी मूछों को छेड़ा था और न ही सर के बाल मुड़वाए थे, जिसके नतीजे में वो चिड़िया के घोंसले की तरह फैल गए थे। और फिर एक रोज मैंने बाहर निकलने का फैसला कर लिया। पंडित भेरू ने मेरे लिए साधुओं वाले लिबास और दूसरी चीजों का बंदोबस्त कर दिया। घुटनों तक लंबा गेरुआ चोगा, दोनों कलाइयों में स्टील के कड़े, हाथों की उंगलियों में चांदी की मोटी मोटी अंगूठियां जिनमें मसनूई अकीक और इस किस्म के पत्थर जड़े हुए थे, माथे पर टीका, गले में रंग बरंग मोटे मोटे मोतियों की मालाएं, एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में तकरीबन 1.5 फुट लंबा एक गोल डंडा, जिसे उसी हाथ से उस कलाई में पड़े हुए आहनी कड़े को बजाता। पैरों में लकड़ी की खड़ाऊं जिन्हें पहनकर मैंने कई रोज तक चलने की प्रैक्टिस की थी। मेरी आंखों में खून जैसी सुर्खी थी। कंधों पर एक मैला सा थैला भी लटका हुआ था। इस अरसे में मैंने समुद्री, ललिता और पंडित भेरू से हिंदी के चंद जुमले भी सीख लिए थे। हिंदी अल्फाज बोलने में छम्या ने मेरी बड़ी मदद की। उस रोज सुबह 11 बजे जब मैं मंदिर के गेट से बाहर निकला तो मुझे देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि मैं मुसलमान हूँ। मैं हर लिहाज से हिंदू साधु ही लग रहा था। चलते हुए मैं कुछ ऐसे श्लोक भी पढ़ता जा रहा था जिन्हें मैं खुद भी नहीं समझता था। मैं दिन भर शहर में घूमता रहा, मुख्तलिफ मंदिरों में भी गया। खड़ाऊं की वजह से मुझे चलने में खासी तकलीफ हो रही थी, इसलिए मैंने खड़ाऊं थैले में डाली और ज्यादातर नंगे पैर ही फिरता रहा। शाम से जरा पहले मैं आदिनाथ मंदिर के सामने पहुंच गया।